हेलो स्टूडेंट, एसपीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी डीएलएड सेकेंड ईयर की बुक चल रही है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता में हमारे 2 भाग कंप्लीट हो गए। पहले में हमने किया था इसमें विचार विमर्श हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसके प्रकार, इसकी विशेषताएं, इसके क्षेत्र के बारे में। फिर दूसरा भाग चल रहा है इसमें हमारे हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के सिद्धांत, कि हमारे हिंदी भाषा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। हिंदी भाषा के सिद्धांत, हिंदी भाषा के सिद्धांतों में हमने चर्चा कर चुके हैं। पहले देवीय सिद्धांत और दूसरा संकेत सिद्धांत। देवीय सिद्धांत में हम एक बार रिवाइज करते हैं कि देवीय सिद्धांत में ईश्वर में आस्था रखने का, ईश्वर में जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं उनका कहना है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है। तो ईश्वर के द्वारा कुछ लोगों ने तो मान लिया, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की। फिर हुआ कि इसके ये संकेतों के द्वारा, कि एक दूसरे मानव के संपर्क में आने से, संकेतों के द्वारा समझाने से, जैसे आँख, नाक, सिर, मुँह आदि के संकेतों से अपने भाव अभिव्यक्त करना, किसी चीज़ की ओर इशारा करना, इसके बारे में हम ये चर्चा कर चुके हैं पहले। आज चल रहा है हमारा अनुकरण सिद्धांत। तो आज हम करेंगे अनुकरण सिद्धांत के बारे में चर्चा। तीसरा सिद्धांत है हमारा अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत का इसे एक अनुकरण सिद्धांत में साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसी चीज को देखकर या किसी चीज को सुनकर उसकी हूबहू कॉपी करना, कि उसके द्वारा हम कुछ सीख रहे हैं, उसकी नकल उतार रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इस सिद्धांत के 2 नाम और हैं। एक तो ध्वनि अनुकरण, ध्वनि अनुकरण, और एक है भोबो सिद्धांत। भोबो सिद्धांत। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं, इसका इस नाम कैसे कैसे दिए गए इनको। तो ध्वनि सिद्धांत, तो इसमें क्या हो गया कि ध्वनि का अनुकरण करना, ध्वनि एक दूसरे की सुनकर, बोलकर या देखकर उसको हम ग्रहण करते हैं। अब भोबो सिद्धांत, तो मैक्स मूलर ने उपहास, मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत भोबो का क्या किया है, उपहास, यानी कि इसके ऊपर एक मजाक बनाते हुए क्या कहा कि कुत्ते की बोली पर मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत का उपहास करते हुए कहा है कि कुत्ते की बोली पर बाउ सिद्धांत का, कुत्ते की बोली पर, अब कुत्ते की बोली का आ गया यहाँ पर नाम बाउ बाउ। बाउ के आधार पर इसे हिंदी में, इसका फिर हिंदी में क्या किया, बाउ को हिंदी में भों का नाम दे दिया। क्या कहा है मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत का उपहास करते हुए कि कुत्ते की बोली के आधार पर ही इसे बाउ, कुत्ते की आवाज आती है बाउ, तो उसको हिंदी में क्या नाम दे दिया, भों। तो इसका थोड़ा अनुकरण करके, इसमें थोड़ा सुधार करके इसको ये नाम दे दिया। अब इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार पशु पक्षी, नदी नाले, बिजली, बादल आदि के दर्शनात्मक और ध्वन्यात्मक अनुकरण के आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई। अब क्या कहा है इन्होंने कि इसमें पशु पक्षी, नदी नाले, बिजली, बादल आदि के दर्शनात्मक और ध्वन्यात्मक
नदी नाले बिजली बादल पशु पक्षी आदि के दृश्यात्मक यानी देखने से और ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि सुनने से इनका अनुकरण के आधार पर इस भाषा की उत्पत्ति हुई। दर्शनात्मक और ध्वन्यात्मक अनुकरण के आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई। अनुकरण के आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई। पशु पक्षी नदी नाले बिजली बादल आदि का दृश्यात्मक यानी देखने से, जैसे हम पशु पक्षी बोलते हैं तो उनको देखते हैं तो उनकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है तो हम इसका एक उसको सुनकर या समझकर एक उसका अर्थ निकालते कि ये जैसे चिड़िया चींची कर रही है, मोर बोलता है तो हम प्यूं प्यूं की आवाज़ उसकी सुनते हैं। जैसे बादल गरज रहे हैं तो एक गर्जना होती है, बिजली चमक रही है तो बिजली चमक रही है तो हम उसके चमचम की तरफ फोकस करते हैं। और तो इसमें क्या हो गया, इन चारों चीज़ों के बादल अपना नया नया रंग रूप परिवर्तित करते रहते हैं। तो इसको दृश्यात्मक यानी देखने और ध्वन्यात्मक यानी सुनने, दर्शनात्मक यानी देखने और ध्वनि सुनने के अनुकरण के आधार पर भाषा की उत्पत्ति बताई है कुछ विद्वानों ने। अब इसमें सभी भाषाओं के जैसे इसमें सभी भाषाओं में अब इनके शब्द मिल जाते हैं कुछ, जैसे कोई पक्षी की आवाज है कू कू, बिजली चमक रही है चमचम, बादल गरज रहे हैं गड़गड़ आदि के आधार पर इन ध्वनियों के इशारों पर हम अब इसका प्रतिपादन करते हैं कि भाषा की उत्पत्ति इस प्रकार हमने अपने मन के विचारों से इसको स्पष्ट कर दी। अब कुछ विद्वान तो इन्होंने इसको बना दिया कि कुत्ते की बोली पर इसका उपवास करते हुए भी वही कुत्ते की बोली पे ऐसे बाऊ बाऊ के निकले इसको ये रूप दे दिया। अब कुछ विद्वान से कुछ इसके आलोचक भी है तो कुछ इसकी आलोचना और समीक्षा भी करते हैं। अनुकरण सिद्धांत की आलोचना या समीक्षा। आलोचना या समीक्षा, क्योंकि इसमें भी अनुकरण सिद्धांत में भी भाषा की उत्पत्ति का कोई स्पष्ट सारांश नहीं निकला तो इसमें इसकी आलोचना और समीक्षा करते हुए कहा है कि सभी भाषाओं में ऐसे शब्दों की संख्या असीमित है, ऐसी भाषाओं में ऐसे शब्दों की संख्या अत्यंत सीमित है। अत्यंत सीमित का मतलब है कि इसमें हम ऐसे शब्दों का जो जैसे बिजली बादल पशु पक्षी ये हैं तो इन तीन चार चीज़ों के मिलान से तो हम पूरा वो बना सकते नहीं हमारे पूरे शब्द और पूरे वाक्य कि इन्हीं के आधार पर हमारा पूरा वातावरण पूरी भाषा चलेगी। तो कुछ और शब्द भी हमें उसमें मिलान करने होते हैं। तो इसमें क्या बताया कि इन शब्दों से पूरी भाषा का कोई सामंजस्य नहीं बैठ सकता। अगला है कि यदि मनुष्य के द्वारा दूसरी है इसकी आलोचना, यदि मनुष्य के द्वारा ऐसे ध्वन्यात्मक शब्दों का यदि मनुष्य के द्वारा निम्न प्राणियों की ध्वनियों के द्वारा यदि मनुष्य के द्वारा निम्न प्राणियों की ध्वनियों के द्वारा भाषा का निर्माण हुआ तो फिर अब मनुष्य अपनी ध्वनियों पर भाषा का निर्माण क्यों नहीं किया?
तो इसमें क्या है कि निम्न प्राणियों की ध्वनियों पर ही तो मनुष्य अपनी भाषा के द्वारा शब्दों का निर्माण क्यों नहीं किया। अब इसका स्पष्टीकरण साफ निकल रहा है कि यदि मनुष्य के द्वारा निम्न प्राणियों ने, जिसमें कुत्ते, जीव जंतु, पेड़ पौधे सारे आए, तो इनके आधार पर कि वो भाषा की उत्पत्ति मान रहा है, जीव जगत, बादल, बिजली आदि के द्वारा, तो इनकी ध्वनियों के द्वारा अगर भाषा का निर्माण हुआ है, अगर जीव जंतुओं की बोली या स्पष्टीकरण या उनकी ध्वनियों या संकेतों के आधार पर हम भाषा का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो फिर मनुष्य अपनी भाषा का क्यों नहीं आज तक कोई निष्पक्ष रूप दे पाया कि हमारी भाषा ये है, इसमें ये है, इसकी एक सीमित संख्या कैसे नहीं दे पाया कि सीमित शब्दों का इसका, क्यों भाषा का तो कितने भी जो कोई हम नए सीखेंगे, नए व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, वो तो नया नया हमें आंकड़े मिलते जाएंगे। अगला है कि भाषा के अभाव में, तीसरा है भाषा के अभाव में ध्वनि का अनुकरण कैसे संभव हुआ। भाषा के अभाव में ध्वनि का अनुकरण कैसे संभव हुआ। ये विचारक कहते हैं कि अभी तक जैसे भाषा की पुष्टि नहीं हो पाई है पूरी तरह से, तो इसके अभाव में ध्वनि का अनुकरण हम उनके आधार पर कैसे स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो अनुकरण सिद्धांत में यही था। अनुकरण सिद्धांत में कुत्ते की बोली पे और जो बिजली, बादलों की गड़गड़ाहट, उसके आधार पर ही इसको कि अनुकरण सिद्धांत के आधार पर भाषा की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना करते हुए इसे भी यहीं पे समाप्त कर दिया कि ऐसी भाषाओं में ऐसे शब्दों की संख्या अत्यंत सीमित है कि सीमित शब्दों में तो हम भाषा की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले है कि यदि मनुष्य के द्वारा निम्न प्राणियों की ध्वनियों के द्वारा, यदि मनुष्य के द्वारा निम्न प्राणियों की ध्वनियों के द्वारा भाषा का निर्माण हुआ, तो मनुष्य अपनी भाषा को अपना रूप कैसे नहीं दिया। ये भी सही है, तथ्य है। तो इसको भी विचारकों ने अनुकरण को गलत ठहरा दिया। फिर भाषा के अभाव में ध्वनि का अनुकरण कैसे, कि भाषा का कोई रूप ही नहीं है, तो उसमें ध्वनि संकेतों का इनका क्या मतलब रह जाएगा। अब अगला पढ़ेंगे हम धातु सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है हमारा धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत में आ जाएगा, धातु सिद्धांत को हम अनुरण सिद्धांत भी कहते हैं। इसे चौथा है ध्वनि सिद्धांत, धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत के भी अनेक नाम हैं। अनुरण सिद्धांत, और अनुरण मूलक सिद्धांत, ये इसके दो नाम और भी है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, धातु सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत के मूल विचार, इस सिद्धांत को किसने दिए थे। इस सिद्धांत को मूल विचारक प्लेटो ने दिया था। प्लेटो ने इस सिद्धांत का नामकरण दिया अभी इसने तो इस सिद्धांत का नामकरण किया, लेकिन एक विचारक और थे प्रोफेसर हेस, इन्होंने इसको व्यवस्थित रूप दिया था कि इस सिद्धांत के मूल विचारक प्लेटो हैं और प्रोफेसर हेस ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। इसे व्यवस्थित रूप दिया प्रोफेसर हेस ने। तो इसके पल्लवन में, अब इसके पल्लवन यानी इसके विस्तार में, इसने तो इसका नाम दिया धातु सिद्धांत का और इसे अनुरण सिद्धांत और अनुरण मूलक सिद्धांत का नाम दिया।
और हेस ने इसको व्यवस्थित रूप यानी प्लेटो ने तो इसका नामकरण कर दिया और इसकी सहायता से इसने इसको व्यवस्थित रूप दिया। अब आगे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने इसे इसके पल्लवन यानी विस्तार में कि इसको और अधिक बढ़ावा देने के लिए धातु सिद्धांत का और अधिक विस्तार से वर्णन करें, इसका पल्लवन करने में अधिक योगदान दिया। पल्लवन करने में अधिक योगदान दिया। अब धातु सिद्धांत है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के सभी वस्तुओं की एक ध्वनि होती है। इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के वस्तुओं की एक ध्वनि होती है। यदि हम एक डंडे से काट, अब इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा में आएगा इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की सभी वस्तुओं की एक ध्वनि होती है। जैसे हम एक डंडे से काट लोहे, सोने, कपड़े, काठ, लोहे, कपड़े, सोने और कागज आदि पर अलग अलग, जैसे एक डंडे से काठ पर, लोहे पर, कपड़े पर, सोने पर और कागज पर, इनसे अलग अलग हम सारे तो अलग अलग ध्वनियां निकलेंगी। कागज आदि पर चोट मारे तो सभी वस्तुओं से अलग अलग रूप में ध्वनियां निकलेंगी। तो इसको हम एक समान रूप नहीं दे सकते। इसके बारे में तो ये भिन्नता है कि इसमें परिभाषा क्या दी है कि इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की सभी वस्तुओं की एक ध्वनि होती है। जैसे हम एक डंडे से काट, लोहे, कपड़े, सोने और कागज, एक डंडे से हम काट या लकड़ी पर मारेंगे उससे अलग ध्वनि उत्पन्न होगी, लोहे पे मारेंगे उससे अलग ध्वनि उत्पन्न होगी, कपड़े पर मारेंगे उससे अलग होगी। तो इस प्रकार सभी वस्तुओं पर उस पर अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग आवाजें आएंगी। इसमें आगे प्रारंभ में मानव में एक ऐसी सहज शक्ति थी जब वह किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आता था तो उससे एक ध्वनि संकेत बनता था। जब वह किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आता था तो उससे नई ध्वनि उत्पन्न होती थी।
तो इसका सीधा शाब्दिक अर्थ निकल रहा है कि प्रारंभ में मानव में एक ऐसी सहज शक्ति, जब वह किसी भी बाहरी चीज के संपर्क में आता था तो उसे कुछ नया ध्वनि संकेत सुनने को मिलता था। इसी प्रकार इसी आधार पर प्रारंभ में धातुओं की संख्या अधिक थी, प्रारंभ में धातुओं की संख्या अधिक थी, लेकिन कुछ इस उत्पत्ति के समय क्या हुआ, फिर धीरे धीरे इन वस्तुओं की संख्या घटाकर 400 से 500 धातुओं में परिवर्तित कर दी गई। तो इस आधार पर इसमें वस्तुओं के सृष्टि में जो भी वस्तु के या नई नई चीज़ों के संपर्क में है उसके बारे में इसमें चर्चा कर चुके हैं। अब इसके भी कुछ सिद्धांतों के साथ साथ कुछ आलोचनाएं भी दे रखी है, इसमें भी कुछ समीक्षक हैं। तो इसकी आलोचना ऐसे करें कि अगर धातुओं के आधार पर ही भाषा की उत्पत्ति हुई है तो फिर धातुओं की संख्या तो लिमिट की है, सीमित है, तो इसमें हम इसके आधार पर कैसे चर्चा कर सकते हैं। तो अब इसकी आलोचना पढ़ते हैं, समीक्षा या आलोचना। समीक्षा या आलोचना। समीक्षा या आलोचना में हम चर्चा करेंगे कि जब मनुष्य को भाषा प्राप्त हो गई तो यह प्रक्रिया पूर्ण कैसे हो गई। अगर मनुष्य को यह भाषा प्राप्त हो गई, यह भाषा प्राप्त यानी धातु सिद्धांत से धातु से प्राप्त भाषा हो गई, तो फिर इसमें प्राप्त हो गई तो इसमें यह प्रक्रिया पूर्ण कैसे नहीं हुई। यह प्रक्रिया पूर्ण कैसे हुई कि भाषा की उत्पत्ति फिर धातु के आधार पर ही रुक जानी चाहिए थी। फिर आगे और सिद्धांत कैसे, और विचारकों ने और सिद्धांत इसकी उत्पत्ति कैसे की। फिर है कि निराधार मात्र कल्पना से, निराधार या कल्पना मात्र से, निराधार या कल्पना मात्र से वैज्ञानिक कैसे माना जाएगा। इसको कल्पना मात्र से वैज्ञानिक विधि कैसे माना जाएगा। अब इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसको निराधार या कल्पना, जैसे हम इस सिद्धांत की कल्पना ही तो करें, जैसे वस्तुओं की आवाज डंडे के काट से मारेंगे तो इसकी अलग आवाज निकलेगी, तो आवाज या ध्वनि के आधार पर ही हम इस भाषा की उत्पत्ति, इसको या वैज्ञानिक कैसे मान सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति इसी के आधार पर हुई है। अब देखो, भाषा मात्र धातु से नहीं बनती। अगली आलोचना, अगले विचारक ने इसकी आलोचना की है कि भाषा मात्र धातु से ही नहीं बनती, भाषा मात्र धातु या ध्वनि से ही नहीं बनती, नहीं बनती, क्योंकि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय भी काम में लिए जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय भी काम में लिए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाषा मात्र या धातु से ही नहीं बनती, कि अगर हम धातु या ध्वनि से, इसके और इशारों से अगर हम भाषा को समझने लग जाएंगे तो फिर इसमें उपसर्ग और प्रत्यय या व्याकरण का क्या महत्व रह जाएगा इसके अंदर। तो अब अगली है, इसमें इस सिद्धांत के अनुसार आदि मानव के पास पूर्ण भाषा के निर्माण की अपूर्व कल्पना शक्ति थी, फिर वह शक्ति अब क्यों नहीं दिखाई देती। अगला इसमें इससे स्पष्टीकरण हो रहा है, इसका निष्कर्ष निकल रहा है धातु सिद्धांत का। इस प्रकार आदि मानव के पास, इस प्रकार आदि मानव के पास पूर्ण भाषा के निर्माण की इस प्रकार आदि मानव के पास पूर्ण भाषा के निर्माण की
अपूर्व कल्पना शक्ति थी, अपूर्व कल्पना शक्ति थी, तो वह शक्ति अब क्यों नहीं दिखाई देती, अब क्यों नहीं दिखाई देती। इसका अर्थ ये हुआ कि आदिमानव के पास जब वो संपर्क में आया एक दूसरे व्यक्ति के, तब भी उसके पास ये पूर्ण भाषा का निर्माण था, या उसने कल्पनाओं के आधार पर ही, भाव भंगिमाओं के आधार पर, या आपस में संकेतों के आधार पर ही अगर भाषा का आविर्भाव कर रहा था, तो उसके फिर वो अपनी शक्ति को अब इसमें क्यों नहीं दिखाया, फिर आगे इन सिद्धांतों का और क्यों प्रचलन क्यों कर रहा है आगे से आगे। तो इसमें इसका हमारा स्पष्टीकरणों के धातु सिद्धांत भी कोई इसमें मान्य नहीं है कि भाषा की उत्पत्ति धातु, तो ना तो भाषा की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत के आधार पर हुई, ना संकेत सिद्धांत, ना अनुकरण, ना धातु। अब आगे और विचारकों ने अनेक प्रकार के सिद्धांत